हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 10 का साइंस या विज्ञान। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 जो एनसीईआरटी के अनुसार 12वां चैप्टर है। और फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है, भौतिक विज्ञान का लास्ट चैप्टर है कक्षा 10 के साइंस का, जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, या फिर आप कह सकते हो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर को आज हम एक ही वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, यानी एक वन शॉट वीडियो लेक्चर है। एक ही लेक्चर में हम पूरे चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सभी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। बस आपको हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है। और ये वीडियो लेक्चर उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है जो क्लास 9th से लेकर और ग्रेजुएशन तक हैं और उनके पास फिजिक्स है। ठीक है। तो यदि आपके पास फिजिक्स है और आपको इस चैप्टर में कोई समस्या आती है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में, तो आपको इस लेक्चर को देखने के बाद पूरे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आपके, पहली बात। और आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, जिससे आप बहुत आसानी से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। देखो बेटे, एक बात यह है कि हमें क्या करना है। हमारा इसके बाद एक चैप्टर और बचेगा, और उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद, जैसे ही हमारा वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे क्लास 10th के, और उसके भी सारे वन शॉट लेक्चर ही आएंगे। ठीक है बेटे। जैसे ही मैं किसी भी पेज को स्क्रॉल करता हूँ ऊपर की तरफ को, नेक्स्ट पेज खोलता हूँ आपको समझाने के लिए, तो मेरा नेक्स्ट पेज खोलते ही आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, जिससे आपके नोट्स बनते रहें। अभी साथ के साथ लिखने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ सुनना है, समझना है, पूरा फोकस रखना है पढ़ाई के ऊपर। बहुत सिंपल वे में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो बेटे, ये है हमारा क्लास 10th का भौतिक विज्ञान का चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और ये एक वन शॉट लेक्चर है। एक बच्चा एक दिन पूछ रहा था कि सर वन शॉट का मतलब क्या होता है। तो जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते रहते हैं उन्हें तो पता होता है वन शॉट का मतलब क्या है, पर उस बच्चे को पता नहीं था। वन शॉट का मतलब होता है कि हम एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, ये होता है वन शॉट का मतलब। ठीक है। ले लो एक बार स्क्रीनशॉट। ले लिया? जब भी मैं नेक्स्ट पेज स्क्रॉल करता हूँ आपको तुरंत स्क्रीनशॉट लेना है, बस ध्यान रखना मुझे बताने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, वैसे मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ। ले लो स्क्रीनशॉट। देखो, अब हमें पढ़ना है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का मतलब क्या है। समझें। इसका मतलब यह है कि आपके पास एक धारावाही चालक है, यानी एक तार है, और उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। आई का मतलब क्या होता है, विद्युत धारा। तो यदि किसी तार में या धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके तार के चारों तरफ क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जैसे एक चुंबक होती है ना, आपको पता है कि यदि आपके पास कोई चुंबक है, उसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव, तो चुंबक के चारों तरफ क्या होता है, इसका एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसी तरीके से यदि किसी धारावाही चालक को आप देखते हो, यानी किसी ऐसे तार को जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके चारों तरफ भी एक चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ही उत्पन्न हो जाता है जैसे एक चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो यदि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही ना, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र होगा। चाहे वो तार वे हैं जो खंभों पर लगे होते हैं कॉलोनी में या गांव में लाइट की सप्लाई लाने के लिए, या फिर आपके घर के अंदर जो बिजली की फिटिंग होती है उसमें बहुत सारे तार दीवारों के अंदर दबे हुए होते हैं, और उनमें जब भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो हर एक तार के चारों तरफ उस तार का एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो जब भी किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसके चारों तरफ क्या पैदा होगा, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का मतलब क्या हुआ, देखो, जिस प्रकार एक चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार किसी धारावाही चालक के चारों ओर, धारावाही चालक का मतलब ऐसा तार जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इस प्रभाव को ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। बताओ, क्लियर हुई क्या बात?
तो चैप्टर का मतलब तो यही है, और एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। क्वेश्चन ये आ जाता है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का मतलब क्या है। तो आपको यही जवाब देना है कि जब किसी सुचालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इस घटना को या इस गुण को ही हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बाद नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है ओरेस्टेड का प्रयोग। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम ओरेस्टेड था, और ये प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझ लेना। ओरेस्टेड ने इस चीज का पता लगाया था कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। देखो यहाँ चित्र में आप देख रहे, चित्र में हमारे पास एक तार है ए बी, ये एक तार है हमारे पास, देखो क्या है, तार। और उस तार में क्या होता है, उस तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ओरेस्टेड ने एक तार लिया था, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, और तार के नीचे रखा एक चुंबकीय सुई को। ये जो उपकरण यहाँ आप देख रहे हो ना, कि एक तो इस पे अक्ष है और एक चुंबकीय सुई है, इसे हम कहते हैं चुंबकीय सुई या दिक्सूचक यंत्र, ठीक है, या फिर कंपास भी कह सकते हो। आपके मोबाइल फोन में भी तो होता है ना कंपास, तो आप इसे कंपास कह सकते हो, आप इसे चुंबकीय सुई कह सकते हो, या आप मैग्नेटिक निडल कह सकते हो, या दिक्सूचक कह सकते हो। तो ओरेस्टेड ने जब एक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करी, और विद्युत धारा प्रवाहित करने के साथ साथ उन्होंने तार के नीचे किसे रखा, एक चुंबकीय सुई को रखा। ये क्या है, चुंबकीय सुई है, चुंबकीय सुई, या फिर आप कह सकते हो मैग्नेटिक निडल, या दिक्सूची या दिक्सूचक यंत्र, या दिशा सूचक यंत्र। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही इसमें तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती थी, तुरंत ये जो चुंबकीय सुई है ये हिल जाती थी अपनी जगह से। यदि तार में एक दिशा में धारा प्रवाहित हो रही, तो मान लो तार, ये चुंबकीय सुई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी, दक्षिणावर्त दिशा में, यदि ऐसे थी तो ऐसे घूमगी। तो यदि धारा की दिशा पलटी गई, यदि धारा इधर को चल रही, जिधर को मैंने तीर के निशान लगाए, तो एक निश्चित दिशा में चुंबकीय सुई घूम गई। और यदि उन्होंने धारा की दिशा बदल दी, मान लो धारा की दिशा इस तरफ को प्रवाहित कर दी, इस तार में धारा इस तरफ को, तो फिर इस बार चुंबकीय सुई उल्टी दिशा में घूमी। इसका मतलब साफ है कि जब भी किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, तो तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस बात पर निर्भर करती है कि तार में धारा की दिशा क्या है। यदि तार में बहने वाली धारा की दिशा को विपरीत कर दिया जाए, तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा भी जस्ट अपोजिट हो जाती है, विपरीत हो जाती है। तो ये प्रैक्टिकल था ओरेस्टेड का। उन्होंने देखो, इन्होंने जब चुंबकीय सुई या दिक्सूची को एक तार के नीचे रखकर तार में धारा प्रवाहित की, तो सुई एक दिशा में विक्षेपित हुई, यानी वो अपनी जगह से हिली। परंतु जब धारा की दिशा को बदला गया तो सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित हुई। धारा की दिशा जब बदली गई तो सुई की दिशा भी, जो हिलने की दिशा थी, वो बदल गई। इस प्रयोग से यह स्पष्ट हुआ कि जब किसी सुचालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो जब किसी सुचालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। बताओ यदि परीक्षा में आया ओरेस्टेड ने क्या प्रयोग करा था, तो आप लिख दोगे। चित्र बनाने के लिए आपको सिर्फ एक तार दिखाना है और नीचे चुंबकीय सुई दिखानी है। इतना डिजाइनर चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ चित्र में आपको रियलिटी दिखाने के लिए ऐसा बनाया गया है। आपको सिर्फ एक तार बनाना है। एक क्या बनाना है, तार। यदि आप परीक्षा में चित्र बनाओगे तो एक तार बनाओ और तार में दिखाओगे इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, और एक बना दो चुंबकीय सुई, मैग्नेटिक निडल। बस उसके ऊपर लिख दो कि ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल। बस इतना बनाना है चित्र, ठीक है। आ जाओ। जैसे ही मैं पेज को स्क्रॉल करता हूँ तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ले लो स्क्रीनशॉट। चलो आगे चलते हैं। अब आया इसी चीज को, ये जितने भी वैज्ञानिक हैं ना, ये इस चीज को समझाने का प्रयास करा इन्होंने कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और ओरेस्टेड ने इसी बात को तो सिद्ध करा था। भाई तार लिया उन्होंने, विद्युत धारा प्रवाहित करी, तार के नीचे उन्होंने क्या रखा, चुंबकीय सुई। तो चुंबकीय सुई जैसे ही तार में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे थे, तो चुंबकीय सुई अपनी जगह से हिलकर एक नई जगह सेट हो गई थी जाके। इसका मतलब जब भी किसी सुचालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी चीज को सिखाने का प्रयास करा।
अब देखो बेटे, एम्पियर का तैरने का नियम। अब एम्पियर का नाम तो सबको पता ही है, बहुत महान वैज्ञानिक थे एम्पियर। एम्पियर का तैरने का नियम ये है, ठीक है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप चित्र को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो समझाने के लिए ऐसा दिया गया है चित्र। आपको सिर्फ एक ध्यान रखना है कि एक बच्चा बनाना है, जिसमें आपको क्या करना है कि उसका इधर ऐसे बना दो आप, सिर्फ ऐसे, बस बन गया लो, ठीक है ना। ऐसा बनाना है, ऐसा बनाने की आवश्यकता नहीं कभी इसमें टाइम वेस्ट कर दो आप। और ये बच्चा एक तार के ऊपर तैर रहा है, मान लो एक तार है, एक सुचालक तार है, और उसमें धारा की दिशा ये है, धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो एम्पियर ने बताया कि यदि किसी सुचालक तार में धारा जिस दिशा में प्रवाहित हो रही है, ऐसा मान लो कि एक बच्चा उस तार के ऊपर उसी दिशा में तैर रहा है, देखो बच्चे के तैरने की दिशा भी उधर ही है। तो उन्होंने कहा कि जब बच्चा उसी दिशा में तैरेगा और उस तार के नीचे आपने एक चुंबकीय सुई रख रखी है, तो देखो चुंबकीय सुई पहले नॉर्थ यहाँ था इसका, अब नॉर्थ यहाँ से कहाँ पहुँच गया, यहाँ। तो इसका मतलब यह है कि जब बच्चा तार के ऊपर इस प्रकार तैरता है कि बच्चे के तैरने की दिशा तार में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा में हो, तो उस तार के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो नॉर्थ पोल के स्थिति में जो चेंज हुआ, इसके आधार पर हम पता लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो दायां हाथ है ना, दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ नॉर्थ पोल चला गया, देखो नॉर्थ पोल यहाँ था और उधर की तरफ चला गया नॉर्थ पोल, जब धारा प्रवाहित होगी तो उधर चला जाएगा, यानी दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, दाएं से बाएं की तरफ होती है। तो नॉर्थ पोल इस तरीके से विक्षेपित हो जाता है, यही है हमारा एम्पियर का तैरने का नियम। अब देखो, यदि हम कल्पना करें, ऐसी सिर्फ कल्पना करनी है, सोचना है, वास्तविकता में करना नहीं है, कि आपके घर के बाहर खंभों के ऊपर कोई तार लगा हुआ और उस तार के ऊपर आप तैरने लग गए, तार के ऊपर तो तैर ही नहीं सकते, पानी थोड़ा ही है वो, ये तो कल्पना करनी है, सोचना है। यदि हम कल्पना करें कि तार के नीचे चुंबकीय सुई है, तार के नीचे क्या रखी है आपने, चुंबकीय सुई, और तार के ऊपर कोई व्यक्ति धारा की दिशा में तैर रहा है, तार के ऊपर कोई व्यक्ति तैर रहा है, किस दिशा में, धारा की दिशा में। तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल व्यक्ति के बाएं हाथ की ओर आकर्षित होगा। देखो दाएं से किधर गया, ये बाएं हाथ की तरफ गया, दाएं से यहाँ गया ना, बाएं हाथ की ओर आकर्षित होगा, अर्थात बाएं हाथ की ओर घूम जाएगा, दाएं से बाएं हाथ की ओर घूम जाएगा। यही था एम्पियर का तैरने का नियम। चलो नेक्स्ट, अगले पेज पर आते हैं। स्क्रीनशॉट लो, जैसे ही मैं नेक्स्ट पेज खोलता हूँ आपको तुरंत स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट। देखो, अब हम सीखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है। वैसे तो आपको पता ही है कि आपके पास कोई भी चुंबक है, हर एक चुंबक के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें कोई चुंबकीय सुई चुंबकीय बल का अनुभव करेगी। और यदि चुंबकीय सुई को आपने उससे बाहर रख दिया, उसके क्षेत्र से, जैसे आपके पास कोई भी चुंबक है, मान लो आपके पास ये एक छोटी सी छड़ चुंबक है, तो इस छड़ चुंबक के चारों तरफ इसका एक ऐसा क्षेत्र होगा जिस क्षेत्र में ये छड़ चुंबक दूसरी छोटी चुंबकों पर, जैसे चुंबकीय सुई पर, एक बल आरोपित कर सकती है। यदि कोई चुंबकीय सुई यहाँ है तो उसके ऊपर बल लगेगा इसका, और यदि चुंबकीय सुई इसके चुंबकीय क्षेत्र से बाहर रखी है यहाँ, तो इसके ऊपर इस चुंबक का कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो समझ में आई बात। तो ऐसी स्थिति में कोई बल कार्य नहीं करेगा। अब देखो एक बात बताता हूँ आपको, ध्यान से समझना। ये जो यहाँ प्रैक्टिकल आपको दिखाया गया है, इसमें इधर क्या है, इधर तो बेटे इसमें नॉर्थ पोल है, इधर है साउथ पोल, ये उत्तरी ध्रुव है, वो दक्षिणी ध्रुव है। और हम आपको जो ये दिखाई दे रहा ना, ये बच्चों के समझ में नहीं आता कि क्या है सर ये बहुत सिंपल सा प्रैक्टिकल है। इस प्रैक्टिकल को आप घर पर कर सकते हो बड़ी आसानी से। आपके पास एक चुंबकीय सुई, आपके पास ये होनी चाहिए बस, छड़ चुंबक, इसे हम कहते हैं छड़ चुंबक या रोड मैग्नेट। तो एक छड़ चुंबक ले लो, और छड़ चुंबक को आप A4 साइज का जो प्लेन पेपर होता है, बिल्कुल कोरा कागज जिसके ऊपर लाइनें ना खिंची हुई हों, उस कोरे कागज के बिल्कुल बीच में रख लो आप, छड़ चुंबक को रख लोगे, और उसे रखना है एक मेज टेबल के ऊपर या एक स्टूल के ऊपर। और फिर आपको क्या करना है, ये लोहे का चूर्ण है, आयरन पाउडर, ये जो यहाँ बिखरा पड़ा है, ये सारा क्या है, लोहे का चूर्ण। लोहे का चूर्ण सर हम कहाँ से लाएंगे, हम लोहे को कैसे पिसवाएंगे, या लोहे की खराद मशीन में जाएंगे क्या? ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता आपको नहीं है। आपके पास एक चुंबक होनी चाहिए,
उस चुंबक को आप उस चुंबक में धागा बांध लो। धागा माने थ्रेड। आपने उसमें धागा बांध लिया और रेत जहां भी आपको दिखाई दे, मिट्टी रेत, उस मिट्टी रेत में को उसे घुमाओ बहुत देर तक। इसे छोटे बच्चे को दे दो किसी को कि तू इसे जो है ना रेत में को या फिर मिट्टी में को घुमा के ले गया बहुत दूर तक। तो जब वो लगभग आधे घंटे तक उसे रेत में मिट्टी में घुमा कर लाएगा ना, तो उस चुंबक के ऊपर बहुत सारा लोहा अपने आप चिपक जाएगा अपने आप। ठीक है, समझ में आ रही ना बात? तो आपको चुंबक को लेकर जब रेत या मिट्टी में आप उसे खींच लोगे किसी धागे से बांधकर, तो उसके ऊपर तो अपने आप ही बहुत सारा लोहे का पाउडर चिपक जाएगा। और आपको क्या करना है, एक प्लेन पेपर लेना है, उसे मेज के ऊपर रखना है, टेबल के ऊपर, उसके ऊपर ऐसी छड़ चुंबक रखनी है। इस प्रैक्टिकल को करके देख लेना आप। और फिर उसके ऊपर जो है बिखेर देना है इस तरीके से, क्या, ये लोहे का चूर्ण जो इकट्ठा करके लाया होगा कोई बच्चा। ये काम आप अपने आप भी कर सकते हो। और फिर आपको क्या करना है कि जो टेबल का टॉप है ना, जिसके ऊपर आपने पेपर और चुंबक को और आयरन के पाउडर को क्या कर रखा है, बिखेर रखा है, नीचे से आपको उस टेबल के जो उसकी जो छत है टेबल की, जो उसका बोर्ड है, उसके ऊपर नीचे से टक 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 ऐसे मारना है। जब आप बहुत देर तक टक 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 नीचे से मारते रहोगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपको ये जो है इस तरह की डिजाइन आपको अपने आप मिल जाएगा। इस तरह का डिजाइन, बहुत बढ़िया डिजाइन मिलेगा। ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही बढ़िया डिजाइन आपको देखने को मिलेगा। वास्तविकता में जहां जहां ये दिखाई देगा ना, ये होती हैं सारी चुंबकीय बल रेखाएं। ये चुंबकीय बल रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का वास्तविक प्रदर्शन करती हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ है इस विशेष बिंदु पर। तो चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। हर एक चुंबक का एक क्षेत्र होगा। यदि उस क्षेत्र में कोई भी चुंबकीय पदार्थ आया तो उसे चुंबकीय बल का अनुभव होगा। और यदि कोई भी पदार्थ उस क्षेत्र से बाहर है, चुंबकीय पदार्थ, तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का चुंबकीय बल नहीं लगेगा इस चुंबक के द्वारा। अब देखो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय सुई की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। जब आप क्लास 11th या 12th में चुंबकीय बल रेखाओं का प्रैक्टिकल करोगे ना, तो आपको एक तो चुंबक मिलेगी और एक मिलेगी चुंबकीय सुई, जिसे मैग्नेटिक निडिल कहते हैं। उसमें एक छोटी सी गोल सी डिब्बी होती है जिसके अंदर एक सुई होती है, जिसका एक पोल नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। तो उससे आप प्रैक्टिकल करोगे और चुंबकीय बल रेखाएं जब आप खींचोगे ना, तो आपको अच्छा लगेगा, पर उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होगा। पर जो थोड़ी देर पहले मैंने प्रैक्टिकल बताया है ना, उस प्रैक्टिकल से आप बहुत जल्दी चुंबकीय बल रेखाएं खींच सकते हो, बहुत जल्दी और बहुत बढ़िया और बहुत ज़्यादा संख्या में। आप इस प्रैक्टिकल को करके देख लेना। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय सुई की सहायता से ज्ञात की जा सकती है, जो हमेशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। कोई भी पूछता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताओ, तो आपको ये बताना है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। चुंबकीय क्षेत्र हमेशा नॉर्थ पोल से किस तरफ होता है, साउथ पोल की तरफ होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है बेटे, समझ में आई बात? तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? किसी भी चुंबक के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव करता हो कोई दूसरा चुंबकीय पदार्थ। तो कोई भी चुंबकीय पदार्थ यदि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर है तो उसके ऊपर चुंबकीय बल लगेगा, और यदि चुंबकीय क्षेत्र के बाहर है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा। अगला हमारा टॉपिक है चुंबकीय बल रेखाएं। लो, चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं, या इन्हें हम कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, यहाँ देखो क्या रखी हुई है, एक छड़ चुंबक है, उसका नॉर्थ पोल ये है, नॉर्थ माने उत्तरी ध्रुव, और ये साउथ पोल है दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलती हैं, देखो नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ में एंट्री कर रही हैं। और चुंबकीय बल रेखाएं बेटे साउथ के अंदर से होकर ऐसे जाती हैं। इस चित्र में भले ही ना दिखाया गया हो, हर एक चुंबकीय बल रेखा नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में एंट्री करेगी और अंदर तक जाएगी, पूरा एक छल्ला बनेगा पूरा। ठीक है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि अंदर कुछ नहीं है, पर अंदर भी बल रेखाएं होती हैं जिन्हें आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको ध्यान ये रखना है कि चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। अविरत का मतलब बिना किसी रोक के लगातार बताती हैं, कि जैसे यहाँ बताया, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, ठीक है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है। वास्तविकता में ये जो गोल सी डब्बी है ना, इसे चुंबकीय सुई कहते हैं।
और इस चुंबकीय सुई में जो साउथ है वो तो इधर आया, नॉर्थ इधर आया, तो इसकी पूंछ पे भी हमने एक निशान लगा दिया और इसके हेड के ऊपर भी निशान लगा दिया। फिर इसे यहाँ से उठाया, फिर वहाँ रखा, तो यहाँ निशान लगाया, यहाँ निशान लगाया, बीच में भी ऐसे निशान आए होंगे। तो ऐसे बहुत सारे चिन्ह मिल जाते हैं हमें। फिर हम उन सभी बिंदुओं को मिलाते हुए एक लूप, एक छल्ला, एक वलय बना देते हैं, जिससे हमें एक चुंबकीय बल रेखा प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार आपको यदि कई सारी चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त करनी, तो आपको इस चुंबकीय सुई को तो बार बार उठा उठा के रखना पड़ेगा आगे, और नॉर्थ और साउथ के ऊपर निशान लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं? देखो, चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं। काल्पनिक का मतलब वास्तविकता में नहीं होती। यदि आपने कहीं भी एक चुंबक को रख दिया तो उसके चारों तरफ ऐसी रेखाएं आपको दिखाई नहीं देने की हैं। समझ रहे ना आप? ये काल्पनिक हैं। आप इन्हें पता लगा सकते हो कि रेखा यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, चुंबकीय सुई के द्वारा। तो चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लो आपको किसी ने पूछ लिया कि आप बताओ कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, तो आप, ये तो चुंबकीय बल रेखा जा रही है हमारी, और किसी ने पूछ लिया इस बिंदु पर बताओ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, तो इस बिंदु के ऊपर आप स्पर्श रेखा खींच दो। तो किसी भी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा आप खींचते हो, उस स्पर्श रेखा की जो दिशा होती है वही उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि चुंबकीय बल रेखा किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसी भी बिंदु पर हम पता लगा सकते हैं। हमेशा ध्यान ये रखना है कि जिस भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछी गई है, उस बिंदु पर आपको क्या खींचनी है? एक स्पर्श रेखा खींचनी है चुंबकीय बल रेखा के ऊपर, और वो स्पर्श रेखा ही आपको बताएगी कि उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। चलो नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप। ले लिया? अब हमें सीखना है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। और चुंबकीय बल रेखाओं के जितने भी गुण पढ़ेंगे, ये सारे गुण अपने आप में वेरी शॉर्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो सबसे पहला गुण देखो क्या है चुंबकीय बल रेखाओं का। ये चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर बंद वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। ये बात अभी समझाई थी ना मैंने, कि चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में एंट्री मारेंगी और चुंबक के अंदर भी साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगी, यानी पूरा एक बंद वक्र बनेगा। ऐसा नहीं कि नॉर्थ से निकली और साउथ में एंट्री मार गई बस, चुंबक के अंदर कुछ नहीं है। चुंबक के अंदर भी होती है चुंबकीय बल रेखा, यानी पूरा एक वक्र बनाती है। देखो यहाँ लिखा हुआ है बंद वक्र, क्लोज्ड लूप। नंबर 2, क्या पता चला पहले पॉइंट में कि नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ में एंट्री मारती है और पूरा एक लूप बनाती है, पूरा छल्ला, पूरा वक्र, बंद वक्र। दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। देखो कितना अच्छी बात है। मान लो आपके पास दो बल रेखाएं हैं, वे दोनों कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अब आप कहोगे कि सर क्यों? इसलिए मान लो एक तो चुंबकीय बल रेखा ये है और एक चुंबकीय बल रेखा ये है, मान लो काट दिया इन्होंने, तो यदि किसी ने पूछ लिया कि ये जो कटान बिंदु है जिसे आप प्रतिच्छेद बिंदु कहते हो, इस प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताओ, तो बेटे यदि मैं इस वाली बल रेखा के हिसाब से चलूं तो स्पर्श रेखा ऐसे खींचेगी, और यदि इस वाली बल रेखा के हिसाब से चलूं तो स्पर्श रेखा ऐसे खींचेगी। यानी एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो अलग अलग दिशाएं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। किसी एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की कोई एक दिशा ही तो हो सकती है। और यदि दो चुंबकीय बल रेखाओं ने एक दूसरे को काट दिया, तो जो कटान बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु है उस पर तो दो अलग अलग दिशा में स्पर्श रेखाएं खिंच जाएंगी, और दो अलग अलग दिशा में यदि स्पर्श रेखाएं खिंच गई तो एक बिंदु पर दो अलग अलग दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमें प्राप्त होगी, जो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो प्रैक्टिकल है, इससे हमें पता चलता है कि हाँ भाई, दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। सच्चाई तो यह है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। क्या करती हैं? प्रतिकर्षित। देखो, चुंबक के ध्रुव के समीप जहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है,
चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं। तो चुंबक के नजदीक यदि आप देखते हो तो चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा पास पास होंगी चुंबक के ध्रुव के पास, जबकि ध्रुव से दूर जाने पर ये दूर दूर हो जाती हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटती जाती है। ठीक है, देखो अभी बताता हूं, फिर अगला पॉइंट पढ़ेंगे। देखो यहाँ देखो, यदि आप यहाँ देखते हो तो यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा पास पास हैं देखो, और दूर जाओगे तो दूर दूर हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता यहाँ ज्यादा है और वहाँ कम है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कहाँ ज्यादा और कहाँ कम होती है? चुंबक के ध्रुव के पास चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक होती है, क्योंकि वहाँ चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा नजदीक होती हैं एक दूसरे के, वहाँ घनत्व ज्यादा होता है। और जैसे ही आप चुंबक के ध्रुव से दूर जाते हो तो चुंबकीय बल रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घट जाती है। वहां ज्यादा मजबूत, ज्यादा प्रबल, ज्यादा स्ट्रांग चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, जितना भी आप चुंबक के ध्रुव से दूर जाओगे। नंबर 4, अगला गुण, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर व बराबर दूरी पर होती हैं। मान लो आपको चुंबकीय बल रेखाएं ऐसी दिखाई दे रही, देखो जरा, मान लो चुंबकीय बल रेखाएं आपको ऐसी दिखाई दे रही, ठीक है, ऐसी। तो इन चुंबकीय बल रेखाओं को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ना तो घट रही है ना बढ़ रही है, यहाँ एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। कैसा है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ना तो बढ़ रही है ना तो घट रही है। ठीक है बेटे, चलो स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, लेना जरा स्क्रीनशॉट। ले लिया? अब हम सीखेंगे सीधे चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। सीधा चालक, सीधा तार। मान लो आपके पास एक सीधा तार है, देखो ऊपर से नीचे तक सीधा तार है, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है ऊपर से नीचे की तरफ। तो जब किसी भी सुचालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो वो तार यदि सीधा है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे हम मान सकते हैं कि हमने जो तार लिया है जिसमें धारा ऊपर से नीचे की तरफ को प्रवाहित हो रही है, ये जो धारा आई है ऊपर से नीचे की तरफ को प्रवाहित हो रही, और हमने क्या काम करा, ये जो हमने एक गत्ते का टुकड़ा लिया, गत्ता कह दो या दफ्ती कह दो या बोर्ड कह दो, और उसमें बीच में छेद करके उसमें से निकाल दिया तार। अब ये जो हमारा गत्ता या दफ्ती या जो हार्ड बोर्ड है वो इस तार के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी तार इसमें लंबवत प्रवेश कर रहा है। तार इसमें कैसे प्रवेश कर रहा है? लंबवत, लंबवत प्रवेश कर रहा है इसके अंदर, और करंट जा रहा है तार में ऊपर से नीचे की तरफ। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ को करंट जा रहा है ना, तो ऐसा मैं तार को ऐसे पकड़ूंगा, तार को ऐसे पकड़ूंगा, यानी आप समझ रहे हैं ना, ऐसे तार को पकड़ा, मेरा जो अंगूठा है, ये अंगूठा तो दिखाई दे रहा होगा, ये अंगूठा तार में बहने वाली विद्युत धारा की दिशा में है, तो मेरे जो उंगलियां हैं वे ऐसे पकड़ रही है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ही उत्पन्न होगा। ऐसे देखो, आप देख पा रहे हैं इसे, तीर के निशान को इसे, और ये जितने भी वृत्त बना रखे हैं इस कागज के ऊपर, ये वृत्त भी दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो क्या हो रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, ये ऐसे चुंबकीय क्षेत्र है, और ये जो मैं बना रहा हूं ना ये गोल गोल, पता क्या है? ये है चुंबकीय बल रेखाएं, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं से ही तो पता चलती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। आप इसके ऊपर लोहे का पाउडर भी डाल सकते हो, इस पूरे गत्ते के ऊपर लोहे का पाउडर डाल दो, मैंने आपको बताया था। तो लोहे का पाउडर जब डाल लोगे ना तो आपको ऐसा दिखाई देगा, ऐसा। ये चित्र देखो ध्यान से, थोड़ा सा हाई डेफिनेशन पे देख लेना वीडियो को। आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि आपको ऐसा लग रहा कि गोल गोल है, कुछ गोल 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 वृत्ताकार, सारा पाउडर वृत्ताकार हो जाएगा जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और आप इसे हल्का हल्का टक 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 नीचे से हिलाओगे। ठीक है, थोड़ा सा वाइब्रेशन करना है इसके अंदर, या फिर आप अपने फ़ोन में वाइब्रेशन ऑन कर दो और इसे टच करा दो, जिससे सारा थोड़ा ऐसे हिल जाए। तो जब धारा प्रवाहित होगी ना, यहाँ दिखाई दे रहा आपको, ये तार जा रहा है, तार यहाँ तक दिखाई दे रहा, और तार में धारा नीचे प्रवाहित हो रही, ये छाया सी दिखाई दे रही तार की हल्की सी, जो आप हाई डेफिनेशन पे देखोगे तो इसमें ऐसे इकट्ठा हो जाएगा। इसका मतलब साफ है कि क्या क्या समझ में आया? समझ में यह आया कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल होगा। इस अक्षेत्र का स्वरूप हम बल रेखाएं खींचकर ज्ञात कर सकते हैं, वो ऐसा ही है, वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा हमें। एक सीधे धारावाही तार की चुंबकीय बल रेखाएं
तार के चारों ओर समकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती हैं। समकेंद्रीय तो समझते हो, समकेंद्रीय वृत्त माने ये सारे वृत्त जितने भी बने इनका केंद्र एक ही है। यहाँ भी आपको ऐसा ही दिखाई देगा। ये प्रैक्टिकल तो आप चुंबकीय सुई से करोगे जिसमें बहुत टाइम लग जाएगा, और ये प्रैक्टिकल करोगे आप आयरन पाउडर से, लोहे के पाउडर से, जो आपको रेत या मिट्टी में से इकट्ठा करने का अवसर प्राप्त हो सकता है यदि आपके पास क्या है, चुंबक है, मैग्नेट है। स्क्रीनशॉट लेना जरा। देखो बेटे, बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम। अब कुछ कमाल के नियम हैं जो वैज्ञानिकों ने बताए, जिनमें हमारा पहला नियम देखो क्या है। पहला नियम है दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, जिसके हिसाब से मैंने अभी आपको बताया था कि इस तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में उत्पन्न होगा। दक्षिणावर्ती पेचकस का नियम यह है कि आपके पास मान लो ये एक तार है और इस तार में धारा की दिशा ये है धारा की दिशा, यानी ऊपर की तरफ को धारा प्रवाहित हो रही है। तो आप तार को ऐसा मान लो कि तार एक स्क्रू ड्राइवर है, एक पेचकस है, और आप पेचकस को यानी तार को ऐसे पकड़ लो। सच में नहीं पकड़ना है, कभी आप तार में करंट चल रहा उसे आप पकड़ रहे, ऐसा आपको कल्पना करनी है। मान लो ये एक तार है और इसमें धारा ऊपर की तरफ को प्रवाहित हो रही है, ऊपर की तरफ। हमने क्या मान लिया कि ये तार एक पेचकस है, तो पेचकस को हमें ऐसे पकड़ना है कि हमारा अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो हमने पकड़ लिया। और फिर पेंच को कसना है। आपको पता है पेंच ऐसे ही तो कसा जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो आप जिस दिशा में पेंच को कसते हो, यानी पेंचकस को घुमाते समय वो वाली दिशा जिस दिशा में ये पेंच आगे की तरफ को बढ़ता है, ये पेंच आगे की तरफ को बढ़ता है, तो जिस दिशा में आपने पेंचकस को घुमाया ना, वो दिशा ये थी, देखो ये थी वो दिशा। तो इस दिशा में ही इस तार के चारों तरफ वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या होगा? वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र। ये जो आगे लग रहा है ना रेड कलर का, ये पेंच है, और जो पीछे हमने तार का बना रखा वो है पेंचकस। ऐसा हमने मान लिया कि हाँ भाई पेंचकस, जो पेंचकस है वो पेंचकस काल्पनिक है, उसकी हमने कल्पना करी है। तो जिस दिशा में हम घुमाते हैं ना पेंच को कसने के लिए, उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। उसी दिशा में, समझ रहे आप, उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जब तार में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो यदि हम पेंच कसते समय पेंचकस को दाएं हाथ में पकड़कर पेंचकस को पकड़ना है राइट हैंड में, इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक धारा बहने की दिशा में चले, यानी आगे की तरफ को चले, ठीक है। तो जिस दिशा में पेंच को कसने के लिए हाथ घूमता है वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है, या वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। आप चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा भी कह सकते हो या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी कह सकते हो, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो जरा, एक बार ले लिया। तो हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए जब किसी विद्युत धारा को किसी तार में प्रवाहित किया जाता है तो तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ये बात तो हमें पता चल गई। पर चुंबकीय क्षेत्र कौन सी दिशा में उत्पन्न होगा उसे पता लगाने के लिए हमने दाएं हाथ का पेंचकस का नियम पढ़ लिया। अब देखो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, यानी दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम भी ऐसा ही है, बिल्कुल। देखो जरा, आप इस चित्र को देख रहे होंगे। आपको जिस तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, देखो इस तार में विद्युत धारा कहाँ से, ऊपर की तरफ को प्रवाहित हो रही। तो आपको इसे इस तरीके से पकड़ना है कि आपका अंगूठा किस दिशा में हो, धारा की दिशा में हो, ठीक है। आपका जो अंगूठा है वो किस दिशा में होना चाहिए, धारा की दिशा में। देखो इसने अंगूठा ऊपर की तरफ को कर रखा और ऐसा कल्पना कर रखी है कि हमने तार को पकड़ लिया, अंगूठा ऊपर की तरफ, क्योंकि इसमें धारा ऊपर की तरफ को चल रही, करंट ऊपर की तरफ को इसमें चल रहा है। तो क्या होगा बेटे कि जिस तरफ को आपकी उंगलियां तार के ऊपर लिपटी हुई होंगी, देखो तार के ऊपर उंगलियां इस दिशा में लिपटी हुई हैं, इस दिशा में, इस दिशा में, ठीक है। ये छोटे छोटे तीर दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो जिस दिशा में तार के ऊपर आपकी उंगलियां लिपटी हुई होंगी उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इस तार के चारों तरफ, जब इस तार में विद्युत धारा ऊपर की तरफ को प्रवाहित होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ देख लो, इस चित्र में आप देख रहे कि इसमें तार में धारा, विद्युत धारा नीचे की तरफ को प्रवाहित हो रही है। नीचे की तरफ को प्रवाहित हो रही, तो हमें क्या करना है, इसे ऐसे पकड़ना है, ऐसे ऐसे पकड़ रखा है चित्र में भी, ऐसे देखो ऐसे पकड़ रखा है, क्योंकि अंगूठा जो है किधर रखना है, धारा की दिशा में।
तो अब क्या हुआ, अब उंगलियां उधर से इधर को लिपट रही, तो चुंबकीय क्षेत्र वहां से आएगा और बाहर को होता हुआ इधर जाएगा, पीछे को घूम के देखो, देख रहे ना आप, ये जो वृत्त बना रखा है, तो ये है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, यदि हम दाएं हाथ में धारावाही चालक को, यानी जिस तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसको इस प्रकार पकड़ें, ऐसी कल्पना करनी है, पकड़ना नहीं है, कभी आप पकड़ के ही बैठ जाओ। तो यदि हम दाएं हाथ में धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो तार पर लिपटी अंगुलियों की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होंगी। ठीक है, जो उंगलियों की दिशा है वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी और वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं से ही तो पता चलता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। चलें अब आगे देखो, अगला टॉपिक है हमारा वृत्ताकार पाश। पाश किसे कहते हैं, कॉयल को, कुंडली को। वृत्ताकार पाश या वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यदि आपके पास एक वृत्ताकार कुंडली है और आपको देखना है कि उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा, तो आपके पास दो तरीके हैं, ये और ये तरीका तो आपके समझ में आ गया होगा। इसमें हमारे पास एक गत्ता है, गत्ते में हमने दो छेद कर रखे हैं और उनमें तार को बार बार लपेट कर एक क्या बना लिया, मोटा छल्ला बना लिया, इस तरह बार बार लपेट कर। जब तार को बार बार लपेट देते हैं तो उसे कहते हैं कुंडली या कॉयल। ठीक है, एक तार ये निकाल लिया, एक तार ये निकाल लिया, इसका कनेक्शन प्लस और इसका माइनस से कर दिया और इस पूरे गत्ते के ऊपर सफेद कागज चिपकाकर उसके ऊपर लोहे का पाउडर डाल दिया। अब विद्युत धारा जब प्रवाहित होगी ना, थोड़ा सा इसमें नीचे टक 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 करना है, जिससे इसमें सारे लोहे के पाउडर में वाइब्रेशन हो, तो आपको एक ऐसा ऐसा डिजाइन दिखाई देगा जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है। प्रैक्टिकल को करके देख लेना आप घर पर, तो ऐसा डिजाइन दिखाई देगा। और इसकी सच्चाई ये है जो नीचे दिखाई गई है, देखो यहां से जो है एक तार दिखाया गया, ठीक है, आप जितने ज्यादा तार के फेरे लोगे, जितने लपेटे लोगे, उतना बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ऐसा करने पर क्या होता है कि हमारे पास जो है ना, जरा मेरे हाथ को ध्यान से देखना, मैं किस तरीके से इसे दिखाऊंगा आपको। करंट यहां से ऐसे जा रहा, विद्युत धारा ऐसे जा रही है, तो मेरा अंगूठा अंदर की तरफ को गया, इसका मतलब यह है कि यहां से अंदर की तरफ को चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। ये जितने भी तीर के निशान लगे हुए, ये सारे तीर के निशान बता रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ को यहाँ पैदा हो रहा है। और यहाँ तो गोल 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 है, क्योंकि इस तार में नीचे जा रहा ना करंट और इससे ऊपर निकल रहा। ठीक है, यहाँ देख रहे ना आप कि बी बिंदु पर नीचे की तरफ को करंट जा रहा है, यहाँ से नीचे। तो जब नीचे करंट जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र तो ऐसा होगा गोल गोल इसके चारों तरफ, और यहाँ से बाहर निकल रहा है, जब बाहर निकलेगा तो गोल गोल इस तरह, यहाँ क्लॉकवाइज, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। पर ये सारा चुंबकीय क्षेत्र बाहर से अंदर की तरफ को जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आप वृत्ताकार पास या वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता लगा सकते हो इस प्रैक्टिकल से। तो एक मोटे तार को वृत्तीय कुंडली में मोड़कर, मोटा तार है, बार बार लपेटे, कई सारे लपेटे जब दे दिए तो कुंडली बन गई। वृत्ताकार कुंडली में मोड़कर एक क्षैतिज गत्ते के, क्षैतिज माने गत्ते को ऐसे रखना है, ऐसे खड़ा नहीं रखना है, ये गत्ता जो है ऐसे रखा हुआ है, ऐसे जैसे आपकी टेबल है। ठीक है, क्षैतिज तो पता है, ये तो होता है क्षैतिज और ये होता है ऊर्ध्वाधर। जैसे आप एक्स अक्ष कहते हो वो क्षैतिज होता है और वाई अक्ष होता है ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल। तो एक मोटे तार को वृत्तीय कुंडली में मोड़कर एक क्षैतिज गत्ते के दो सुराखों में से निकालते हैं तथा इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे कर लो या ऐसे कुछ भी सोच लो। गत्ते पर सफेद कागज चिपकाकर कंपास सुई की सहायता से, कंपास सुई का मतलब मैग्नेटिक निडिल, चुंबकीय सुई, दिक्सूची। जब हम मैग्नेटिक निडिल से किसी भी प्रैक्टिकल को करते हैं ना, तो वो प्रैक्टिकल में टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा, पर यदि लोहे के पाउडर से किसी भी प्रैक्टिकल को करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो कागज चिपकाकर कंपास सुई की सहायता से बल रेखाएं खींच लेते हैं। तार के बिल्कुल समीप बल रेखाएं वृत्ताकार होती हैं। यदि तार के नजदीक देखोगे ना, बल रेखाएं कैसी हैं, वृत्ताकार। यहाँ देख लो, ये वृत्त दिखाई दे रहे होंगे आपको, यहाँ भी वृत्त दिखाई दे रहे होंगे। तो तार के नजदीक बल रेखाएं क्या होती हैं, वृत्ताकार। और तार से यदि दूर जाओगे, देखो तार से दूर जा रहे तो बल रेखाएं वृत्ताकार नहीं हो रही, यहाँ देखो सीधी हैं, बाहर की तरफ भी बहुत
वृत्ताकार आपको दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि वहाँ चुंबकीय बल की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, घट जाती है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, देखो तार के नज़दीक वृत्ताकार हैं और तार से दूर तो नहीं है वृत्ताकार, ठीक है। देखो अब जरा, जबकि तार से दूर जाने पर उनकी वक्रता कम होती जाती है। कुंडली के केंद्र पर बल रेखाएं समांतर हो जाती हैं। यदि कुंडली के आप सेंटर में देखोगे ना, बीच में, तो बल रेखाएं बहुत सारी समांतर दिखाई देंगी आपको। कैसी दिखाई देंगी, समांतर। इस तरीके से करना है आपको प्रैक्टिकल। ये पाउडर, लोहे का पाउडर घेर सकते हो उसके ऊपर, जिससे यह स्पष्ट होता है कि धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र लगभग समान होता है। क्योंकि बल रेखाएं जब समांतर होंगी, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं समझा रहा था कि यदि ऐसी चुंबकीय बल रेखाएं आपको दिखाई देती हैं ऐसी, तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है जिससे यह स्पष्ट होता है कि धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र लगभग समान होता है तथा उसकी दिशा कुंडली के तल के लंबवत होती है। कुंडली के तल के कैसी होती है, लंबवत। अब यहाँ आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, यहाँ ये कुंडली को एक तरफ से दिखाया हमने, जिसमें धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, नॉर्थ पोल बनेगा ये। यदि धारा कुंडली को, आपके पास तार के बहुत सारे लपेटे हैं, तो मैं आपको कह रहा कि ध्यान से देखो, हम जो है कुंडली को इधर से देख रहे हैं। देखो इस कुंडली में धारा ऐसे चल रही, ऐसे ऐसे चल रही। अब आप इसे भी देख लो, एन को देखना जरा, ऐसे ही तो बता रहा हूँ जैसे एन है, मैं ऐसे ही तो बता रहा हूँ, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की सुइयों के विपरीत। तो यदि जिस सिरे से आपको कुंडली देखने पर धारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है, वो सिरा नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। ध्यान से देख लो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि करंट चल रहा होगा ना, कुंडली को यदि आप देखोगे एक तरफ से, तो एक तरफ से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी। और यदि मैं कहूँ कि इस कुंडली के पीछे चले जाओ आप बैक साइड में और वहां से देखो, तो वहां से आपको ऐसा दिखाई देगा। तो जैसे आप पंखे को देखते हो ना, आपने पंखा चलाया, और जब आपने पंखा चलाया तो मान लो वो क्लॉकवाइज घूम रहा या एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं कह रहा कि आप छत के ऊपर से देखो पंखे को, तो यदि नीचे से आपको क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा ना घूमता हुआ, तो ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। तो इसी तरीके से जो कुंडली है, कुंडली में यदि धारा एक तरफ से देखने पर क्लॉकवाइज है, तो दूसरी तरफ जाके देखोगे ना, तो वो एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी। तो कुंडली में जब धारा चलती है, जिस तरफ धारा एंटी क्लॉकवाइज चलती है, वो सिरा कुंडली का नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, उत्तरी ध्रुव का काम करता है। और जिस तरफ से देखने पर धारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई देती है कि हाँ भाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है धारा, दक्षिणावर्त दिशा में, वो वाला सिरा कुंडली का साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। तो इसका मतलब यह है कि कुंडली को जब आप देखोगे, जैसे इसमें धारा ऐसे चल रही, ऐसे चल रही इसमें धारा, तो एक तरफ से एंटी क्लॉकवाइज और एक तरफ से क्लॉकवाइज। जिस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज होगी, वो सिरा कुंडली का ओ साइड नॉर्थ पोल की तरह व्यवहार करेगी, और जिस सिरे में धारा क्लॉकवाइज चल रही होगी, वो साउथ पोल की तरह व्यवहार करेगी। और चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल में एंट्री करेंगी। ठीक है बेटे, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हमें सीखना है धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही परिनालिका क्या होती है? आपके पास एक प्लास्टिक का या किसी अधातु का पाइप होना चाहिए, और उसके ऊपर तार को ऐसे लपेट दो एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ। पाइप को चाहे आप निकाल दो या ना निकाल लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। और उस तार के एक सिरे को बैटरी के माइनस से और दूसरे को बैटरी के प्लस से जोड़ दो, ठीक है। तो होगा क्या बेटे, जब आप धारा प्रवाहित करोगे ना इसमें, तो ये एक कुंडली की तरह व्यवहार करेगा, और इसे ही कहते हैं धारावाही परिनालिका। अब यदि मैं आपको कहूँ कि इसे इधर से देख लो, इस तरफ से, तो मैं जब इधर जाके देखूंगा तो मुझे दिखाई दे रहा कि ये तो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, इसमें तो करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा। यदि इसमें एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, इसका मतलब ये वाला सिरा इसका नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। और यदि इधर से देखूंगा तो इधर क्लॉकवाइज चल रहा, तो ये वाला सिरा इसका साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। यानी वो एक सिरा नॉर्थ एक साउथ की तरह यदि बिहेव कर रहा है,
तो इसका मतलब ये तो धारावाही परिनलिका में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये तो चुंबक की तरह व्यवहार करती है। फिर जब इसका एक सिरा नॉर्थ और एक साउथ बन गया तो चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में एंट्री करेंगी। देखो नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ में एंट्री कर रही हैं। यहाँ जो है ये तार के बहुत सारे लपेटे हैं, समझ रहे ना आप। बीच में जिस पाइप को रखकर उसके ऊपर हमने लपेटा, उस पाइप को निकाल लो या ना निकाल लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि वो अधातु का है। तो ऐसी होती है धारावाही परिनलिका। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। धारावाही परिनलिका के जिस सिरे पर धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है यानी वामावर्त होती है, वो सिरा धारावाही परिनलिका का नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, अभी समझाया था पीछे चित्र में। और जिस सिरे में धारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है वो सिरा साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। तो देखो क्या लिखना है, धारावाही परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी तांबे के तार को लेकर उसे किसी बेलन के समान कई बार लपेटा जाता है तथा उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो हमें प्राप्त होने वाला यह उपकरण धारावाही परिनलिका कहलाता है। तो ऐसे बनता है धारावाही परिनलिका। बेलन माने पाइप, समझ जाओ। धारावाही परिनलिका एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो धारावाही परिनलिका व्यवहार करती है एक चुंबक की तरह। इसके जिस सिरे पर धारा दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है वह सिरा चुंबक के दक्षिणी ध्रुव का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? दक्षिणी ध्रुव का। स्क्रीनशॉट तो ले लिया था, लेना जरा स्क्रीनशॉट, ले लिया। तथा इसके दूसरे सिरे पर धारा वामावर्त दिशा में बहती है, इसलिए वह सिरा उत्तरी ध्रुव का कार्य करता है। तो एक दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा, एक उत्तरी ध्रुव। धारावाही परिनलिका के अक्ष पर बल रेखाएं अक्ष के समांतर, देखो ये अक्ष है और ये भी अक्ष ही होना चाहिए था, वो मिस प्रिंटिंग होगी यहाँ। धारावाही परिनलिका के अक्ष पर बल रेखाएं अक्ष के समांतर तथा बहुत पास पास होती हैं, यानी जब धारावाही परिनलिका के बीच से जाती हैं चुंबकीय बल रेखाएं उस पाइप के अंदर से, तो क्या होता है? बल रेखाएं अक्ष के समांतर होंगी और बहुत पास पास होंगी, जिससे स्पष्ट होता है कि परिनलिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल एवं एक समान होता है, क्योंकि समांतर है ना बल रेखाएं। जब भी कहीं समांतर बल रेखाएं आपको दिखाई देती हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि बल रेखाएं जब समांतर हैं तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। वहां पर क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। यदि आपको बल रेखाएं ऐसी दिखाई देती है ना, देखना जरा, ऐसी देख रहे आप, इन बल रेखाओं को ध्यान से देखो, इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटती जा रही। और यदि इसके अपोजिट बल रेखाएं आपको ऐसी दिखाई दें, देखना जरा, इनके बीच की दूरी क्या हो रही है? घट रही है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ रही है। देखो नेक्स्ट, चुंबकीय बल रेखाएं परिनलिका के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। ये तो सबको ही पता है, चुंबकीय बल रेखाएं तो हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं तथा एक बंद वक्र बनाती हैं। ये भी पढ़ लिया हमने अभी। चुंबकीय बल रेखाओं की वास्तविक स्थिति ज्ञात करने के लिए हम चुंबकीय सुई का प्रयोग कर सकते हैं। तो चुंबकीय सुई का प्रयोग किया ही जाता है चुंबकीय बल रेखाओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए। लेना जरा स्क्रीनशॉट, ले लिया। देखो बेटे, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, यदि आपके पास कोई चुंबकीय क्षेत्र है, जैसे मान लो ये एक चुंबक है, ये चुंबक का नॉर्थ पोल है, दिखाई दे रहा ना एन लिखा हुआ, और यह है साउथ पोल। तो इसका मतलब यह है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। इसमें बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से निकल रही होंगी, यहाँ एंट्री मार रही होंगी। तो इसके बीच में क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। और आपने क्या काम करा? इसमें बीच में से एक तार निकाल दिया। ये तार निकाल रहे आप, ये तार है जो चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजर रहा है और उस तार में प्रवाहित हो रही है धारा। तो यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई ऐसा तार आप रख दो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र तार के ऊपर एक बल लगाता है। क्या लगाता है? बल। क्या लगाता है? बल। उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ भी वही दिखाया गया कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र है, नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जा रही होंगी
उसमें आपने बीच में एक 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 तार या एक छड़ लटका रखी है, और वो जो छड़ लटका रखी है उसमें आपने विद्युत धारा प्रवाहित करी है यहाँ से यहाँ तक। तो जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो छड़ अपनी जगह से हिलेगी, और जब छड़ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती तो नहीं हिलती। इसका मतलब साफ है कि जब भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र एक बल आरोपित करता है। तो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में यदि आपने तार को रख दिया और उस तार में विद्युत धारा प्रवाहित कर दी तो उसके ऊपर बल कार्य करेगा, उसे ही हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। तो जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक पर एक बल कार्य करता है। इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा दोनों के लंबवत होती है। इसके ऊपर जो बल लगेगा ना, उस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के और जो प्रवाहित हो रही है धारा, उन दोनों की दिशाओं के क्या होती है, लंबवत। जैसे एक्स वाई और जेड अक्ष एक दूसरे के क्या होते हैं, तीनों लंबवत। इसी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और तार में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा और इस पर लगने वाले बल की दिशा, तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत। अब आप सोचोगे कि सर कैसे पता लगेगा कि कौन सी दिशा में बल लग रहा है? तो फिर एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था फ्लेमिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग ने क्या नियम दिया, देखो ध्यान से। फ्लेमिंग ने कहा कि आपको अपना जो लेफ्ट हैंड है, बाएं हाथ का नियम है, कभी दायां हाथ निकाल लिया हो आपने, आपको बाएं हाथ को इस तरीके से व्यवस्थित करना है। देखो, देखना जरा, इसमें जो है अंगूठा, ये अंगूठा दिखाई दे रहा है आपको, ये तो अंगूठा है, ठीक है, ये है फर्स्ट फिंगर और ये है मिडिल फिंगर। ये जो तीनों है ना, इन्हें तीनों को इस तरीके से व्यवस्थित करो जैसे एक्स वाई और जेड अक्ष होते हैं, तीनों एक दूसरे के लंबवत। तो तीनों को एक दूसरे के लंबवत आपको करना है, इसे और इसे और इसे। आपको क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट फिंगर है, ये एफ फर्स्ट फिंगर, ये इसे तो करना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, जो ब्लू कलर से दिखा रखा है, बी का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो इसे तो वैसे तो F4 फर्स्ट फिंगर, F4 फील्ड, और ये जो है ये बीच वाली उंगली C4 सेंट्रल फिंगर, C4 करंट, इसे धारा की दिशा में I लिख रखा है। तो अंगूठा अपने आप बताएगा फोर्स की दिशा, बल की दिशा। क्या बताया मैंने? हमने बात करी कि जो ये बीच वाली उंगली है इसे तो रखो धारा की दिशा में, नहीं धारा की दिशा में नहीं, धारा की दिशा में नहीं रखना, इसे रखो आप फील्ड की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र, इसे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखो आप, और इसे रखो धारा की दिशा में। तो अंगूठा अपने आप बता देगा कि बल कौन सी दिशा में लगेगा उस धारावाही चालक पर जिसे आपने चुंबकीय क्षेत्र में रख रखा है। देखो कैसे, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास की दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तो यदि पहली अंगुली को चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में तथा पहली उंगली को चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में रखना है, इसे B की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र को कहते हैं B। बीच वाली अंगुली को धारा I की दिशा में रखा जाए तो अंगूठा धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। तो अंगूठा अपने आप बता देगा कि बल किस तरफ लगेगा उस तार में, जिस तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और आपने तार को रख रखा है चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है बेटे, इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखना है। चित्र ज़्यादा बनाने की, इतना ज़्यादा खास बनाने की आवश्यकता नहीं है, एक हल्का फुल्का सा आप रफ डायग्राम बना सकते हो और एग्जाम में बनाकर आ सकते हो। अब हम पढ़ेंगे बेटे विद्युत मोटर। क्या पढ़ेंगे? विद्युत मोटर। क्या होती है विद्युत मोटर? यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको। विद्युत मोटर जैसे आपका पंखा है, पंखे में विद्युत मोटर लगी हुई है, आपके घर में वॉशिंग मशीन है उसमें भी है, कूलर है उसमें भी है, मोटर बहुत सारी चीज़ों में लगी होती है, आपको पता ही है। इसमें क्या होता है, ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल, एक तो चुंबक होगी नॉर्थ और साउथ पोल, और उसके बीच में है कुंडली, दिखाई दे रही होगी आपको कुंडली, ये कुंडली है, ठीक है बेटे। और कुंडली के साथ यहाँ जो है ये छल्ले हैं दो, एक तो छल्ला आधा ये है, देखो मैं बताता हूँ, आधा छल्ला तो यहाँ से यहाँ तक है, आधा यहाँ से यहाँ तक है, और उनके ऊपर ये लगे हुए हैं, एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये, इन्हें कहते हैं ब्रश। और ये जो आधे आधे छल्ले लगे हुए हैं इन्हें कहते हैं वलय। और पूरा एक छल्ला नहीं है, पूरा होता तो एक वलय होता, बीच में से दो टुकड़े कर रखे उसके, तो उसे कहते हैं विभक्त वलय।
विभक्त माने बटे हुए। तो ये सारी चीजें होती हैं। होता क्या है कि जब भी इस मोटर में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे आप, ये हमने नीचे बैटरी लगा रखी है या विद्युत स्रोत, विद्युत धारा ऐसे जाएगी ऐसे। जब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होगी ना, तो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर आप यहाँ तो विद्युत धारा ऐसे जा रही है और यहाँ विद्युत धारा जा रही है ऐसे, ठीक है। तो इस वाली भुजा और उस वाली भुजा पर एक बल कार्य करता है। इस पर जो बल लगेगा वो नीचे की तरफ को लगेगा, यदि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से आप निकाल लोगे, और इसके ऊपर बल लगेगा ऊपर की तरफ को, यानी एक बल युग्म कार्य करता है, जिसकी वजह से ये कुंडली घूम जाती है इस तरीके से। तो जब एक चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली को रखोगे और उस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे ना आप, तो कुंडली के दो भुजाओं पर एक बल युग्म कार्य करता है। यानी एक के ऊपर तो भुजा के ऊपर बल लग रहा है नीचे की तरफ और एक को ऊपर की तरफ, तो फिर तो कुंडली घूमनी है ऐसे, और कुंडली ऐसे घूम जाती है कॉइल, और बहुत तेज घूमती है। जितना ज्यादा करंट चलेगा, जितना प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा, उतना ही ज्यादा कुंडली आपकी बहुत तेजी से रोटेट करेगी, और कुंडली जितनी तेज घूमेगी उतनी तेज मोटर चलेगी आपकी। तो यही है आपका विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर में क्या क्या चीज ध्यान रखनी है, एक तो चित्र बनाना आना चाहिए आपको। यह एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो विद्युत ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में। अब रचना की बात करते हैं, इसकी बनावट। इसमें तीन मुख्य भाग होते हैं बेटे, कितने, तीन, जिनमें से पहला भाग है क्षेत्र चुंबक। पहला भाग क्या है, क्षेत्र चुंबक। ये बड़े बड़े मैग्नेट रखे हुए हैं। यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुव N व S हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। एक शक्तिशाली चुंबक है जिसे हम कहते हैं क्षेत्र चुंबक। उसके बाद नंबर 2 है आर्मेचर। आर्मेचर ये तार के लपेटे हैं बहुत सारे, इसमें तो एक ही दिखा रखा है, बहुत सारे, कुंडली को कहते हैं आर्मेचर। यह तांबे के तार की कई फेरों वाली, इसमें तो एक ही फेरा है, कई फेरों वाली एक कुंडली ABCD होती है, ABCD, जो चुंबक के ध्रुवों के बीच घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। चुंबक के ध्रुवों के बीच घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। नंबर 3 विभक्त वलय तथा ब्रश, बताए थे ना अभी। यह पीतल का एक छल्ला होता है जो दो बराबर भागों में बटा होता है, और इस आधे भाग के ऊपर भी एक बटन सा लगा हुआ है, उसके ऊपर भी, जिन्हें हम कहते हैं ब्रश। स्क्रीनशॉट तो ले लिया था ना। अब देखो, ठीक है, लो जरा स्क्रीनशॉट ले लिया। अब क्रियाविधि। क्रियाविधि मैंने आपको समझा दी कि जब कुंडली में धारा प्रवाहित होगी ना, तो कुंडली हमारे पास ऐसी है, देखो ऐसी, यह हमारे पास कुंडली है, इसमें धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है और इसमें ऐसे। तो इसके ऊपर तो बल लगेगा ऊपर की, इसके ऊपर जो बल लगेगा ना, यहां जो बल लगेगा, एक मिनट, यहां तो इसमें बल लगेगा नीचे की तरफ और यहां लगेगा ऊपर की तरफ। तो ये घूम जाएगी कुंडली ऐसे, ऐसे घूम जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही ना बात, ऐसे घूमती रहती है, यही इसकी क्रियाविधि है। जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, बाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली की भुजा पर एक बल युग्म, ठीक है, कार्य करता है, यानी दो विपरीत बलों का जोड़ा, जिसके कारण कुंडली वामावर्त दिशा में, यानी इस तरफ को, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वामावर्त दिशा में घूमने लगती है, जिसके कारण विभक्त वलय भी घूमते हैं, परंतु ब्रश बैटरी के साथ जुड़े होते हैं जिससे करंट मिलता रहे। उपयोग क्या होता है मोटर का, पंखे, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, आटा चक्की आदि में, इन सब में क्या लगी होती है, विद्युत मोटर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, लेना स्क्रीनशॉट बेटे, ले लिया। अब हमें सीखना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण? विद्युत चुंबकीय प्रेरण को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फैराडे, और फैराडे ने इसके बारे में बताया था। फैराडे के पास एक तो थी कुंडली, तार के लपेटे, और एक थी धारामापी गैल्वेनोमीटर, और एक थी चुंबक। तो वे जो है ना, कई सालों तक उन्होंने प्रैक्टिकल करे, पर धारामापी की सुई हिली नहीं बिल्कुल भी। एक दिन वे बहुत परेशान थे, उन्होंने गुस्से में आके इस चुंबक को फेंक दिया
कुंडली की तरफ। तो जैसे ही कुंडली की तरफ फेंक दिया तो एकदम सुई हिल गई, और उनका प्रैक्टिकल वो कई सालों की मेहनत सफल होगी। उन्होंने सोचा कि ये गुस्सा मुझे पहले ही दिन क्यों नहीं आया था। तो क्या होता है कि जब उन्होंने बताया कि हमारे पास चुंबक है, इसके नॉर्थ पोल को जब हम नज़दीक लाते हैं उत्तरी ध्रुव को कुंडली के, तो गैल्वेनोमीटर की सुई हिलती है, यानी धारा इस दिशा में प्रवाहित होती है। ये सुई उस तरफ को झुक जाती है जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही हो। ये दाईं तरफ को झुक गई, इसका मतलब धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही। तो जब नॉर्थ पोल को पास लेकर आए तो धारा प्रवाहित हुई। जब नॉर्थ पोल को उन्होंने दूर हटाया तो धारा, देखो सुई पहले इधर थी अब इधर, नॉर्थ पोल को जब दूर हटाया तो धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हुई। जब वे साउथ पोल को नजदीक लेके आए तो धारा प्रवाहित हुई, और जब साउथ पोल को दूर लेके गए तो विपरीत दिशा में प्रवाहित हुई। तो ये चार बातें उन्होंने नोट करी थी, किन्होंने, फैराडे ने। तो उन्होंने कहा था कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच की दूरी को घटाया बढ़ाया जाता है ना, तो कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल पैदा होता है, क्योंकि कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है उसमें बदलाव होता है। या फिर हम इस बात को दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि जब कुंडली और चुंबक के बीच की दूरी को घटाते बढ़ाते हैं, जब बीच की दूरी बढ़ रही हो, घट रही होगी या बढ़ रही होगी, जब भी इसमें धारा प्रवाहित होगी। मतलब यदि आपके पास कुंडली और चुंबक के बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा ना, उनके बीच की दूरी ना तो घट रही ना तो बढ़ रही, तो इसका मतलब यह है कि कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। विद्युत धारा केवल तब प्रवाहित होती है जब दोनों गतिशील होते हैं, या तो ये और या तो ये, यानी दोनों के बीच की दूरी या तो घट रही होती है या तो बढ़ रही होती है। उन्होंने कहा था कि जब कुंडली और चुंबक के बीच की जो दूरी है उसमें परिवर्तन हो रहा होता है, उस समय हम कह सकते हैं कि कुंडली से होकर गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र का मान या चुंबकीय फ्लक्स का मान बदलता है। और जब कुंडली के अंदर से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान बदलता है, यानी इसके अंदर से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बदलती है, तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और प्रेरित विद्युत वाहक बल ही एक नई धारा को जन्म देता है, विद्युत धारा को, जिसे हम कहते हैं प्रेरित धारा। क्या कहते हैं? प्रेरित धारा। तो देखो जरा, नंबर एक, पहली बात, फैराडे ने देखा कि जब चुंबक के नॉर्थ पोल को कुंडली के समीप लाया जाता है तो कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है, परंतु जब नॉर्थ पोल को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो धारा विपरीत दिशा में उत्पन्न हो जाती है। समझ में आई बात? अभी बताई थी ये बात। नंबर दो, बिल्कुल ऐसा ही चुंबक के साउथ पोल के साथ होता है। जब साउथ पोल को पास लेके आ रहे तो धारा पैदा हुई एक दिशा में, जब साउथ पोल को दूर लेके जा रहे तो धारा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में पैदा हो जाती है। ठीक है, देखना ध्यान से सारी बातों को, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? तीसरी बात, यदि चुंबक को स्थिर रखकर कुंडली को चलाया जाता है तो भी धारा के मान में बिल्कुल ऐसा ही परिवर्तन देखने को मिलता है। आप चुंबक को रोक दो, कुंडली को चला दो। नंबर चार, धारा केवल चुंबक एवं कुंडली के बीच की दूरी परिवर्तन के समय ही बहती है, अर्थात बीच की दूरी स्थिर होने पर नहीं बहती। नंबर पांच, चुंबक या कुंडली को जितनी तेजी से चलाया जाता है धारा उतनी ही प्रबल होती है, उतनी ज्यादा करंट बहेगा, उतना ही ज्यादा। नंबर छह, यदि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए या कुंडली के भीतर नर्म लोहे की छड़ रख दी जाए तो भी धारा की प्रबलता बढ़ जाती है, तो भी ज्यादा करंट बहेगा, तो भी ज्यादा करंट बहेगा। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। हमारे पास चुंबक के बजाय हमने दो कुंडली ले ली, एक तो ये ले ली कुंडली, एक तो ये ले ली। इसमें हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास है, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें हमारे पास है एसी, अल्टरनेटिव करंट, जो धारा का मान जिसमें लगातार बदलता है। तो इसमें धारा का मान बदलेगा, और धारा का मान बदलने से क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा। जो चुंबकीय क्षेत्र, जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है ना, या किसी कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, अभी पढ़ा था, धारावाही परिनलिका पढ़ी थी ना। जब धारावाही परिनलिका में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो आपको पता है कि धारावाही परिनलिका में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। और यदि धारावाही परिनलिका से गुजरने वाली धारा का मान लगातार हम बदलते रहें तो उससे उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का मान लगातार बदलेगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बदलेगी। तो यदि हम इसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करेंगे ना, इस कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा को हम कहते हैं अल्टरनेटिव करंट।
उसका मान लगातार बदलता है, और जब इसमें से गुजरने वाली धारा का मान बदलेगा तो इसके द्वारा उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का मान भी लगातार बदलेगा। और चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलेगा तो इसके पास रखी दूसरी कुंडली से होकर गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलेगा, यानी चुंबकीय फ्लक्स इससे होकर जो गुजरेगा उसका मान बदलेगा। क्योंकि इसमें से मान लो ये नॉर्थ पोल है, यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं निकली, इसमें को नहीं जाएंगी मैं घूम के, ठीक है। तो जब इसमें बहने वाली धारा का मान लगातार बदल रहा, इसका मतलब इसके द्वारा उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का मान लगातार बदल रहा, और इसमें को गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र का मान लगातार बदल रहा, या फिर चुंबकीय फ्लक्स का मान बदल रहा। और जब दूसरी कुंडली से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र का मान लगातार बदलेगा तो इसमें प्रेरित विद्युत भाग बल पैदा होगा, और प्रेरित विद्युत भाग बल पैदा होगा तो इसमें प्रेरित धारा पैदा होगी, जिसकी वजह से ये गैल्वेनोमीटर की सुई हिलेगी, ठीक है। ट्रांसफार्मर इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं, जितने भी ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं या आपके घर में स्टेबलाइजर जितने रखे हुए हैं। अतः स्पष्ट होता है कि जब किसी कुंडली में से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स का मान बदलता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो प्रेरित धारा को जन्म देता है। इस घटना को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसे ही हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, आप ले लिया स्क्रीनशॉट। घरेलू विद्युत परिपथ, घरेलू विद्युत परिपथ। घरेलू विद्युत परिपथ में कुछ बातें ध्यान रखनी है जो जो मैं बताऊंगा, बाकी तो हम क्वेश्चन आंसर में डिस्कस कर ही लेंगे। देखो हमारे पास एक तो है विद्युतमय तार, जिसे आप फेस का तार कहते हो, फेस कह दो या फिर गर्म तार भी कहते हैं इसे, और एक है उदासीन तार जिसे कहते हैं न्यूट्रल का तार या ठंडा तार। ये दो तार हैं जो विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ लगा रखी हमने विद्युत मापी जिसे आप कहते हो बिजली का मीटर। उसके बाद ये दोनों तार आगे चले गए, तो अब हमारे पास ये वितरण बॉक्स है जिससे हम अलग अलग लाइनें बनाएंगे। जैसे पूरे घर में आपने 3 लाइनों पर सप्लाई दे रखी है या 4 लाइनों पर, ठीक है। यदि पूरे घर की सप्लाई एक ही लाइन पर होगी ना तो उस लाइन में कोई फॉल्ट आ गया तो पूरे घर की लाइट भाग जाएगी। इसलिए हमें पूरे घर में जो हमारा ये मीटर है, मीटर के बाद हमें डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स यानी वितरण बॉक्स बनाना चाहिए, और इसमें से कई सारी लाइनें निकालनी चाहिए। जैसे हर एक कमरे के अलग लाइन यहीं से ही चल रही हो, तो उससे जब लाइट ख़राब होती है तो एक पर्टिकुलर कमरे की ही लाइट ख़राब होगी, पूरे घर की बिजली नहीं ख़राब होने की है। और यदि एक लाइन आपने एक ही लाइन निकाल ली और उसी से ही पूरे घर का आपने फिटिंग कर दिया तो जब बिजली ख़राब होगी तो पूरे घर की ख़राब होगी। तो वितरण बॉक्स इसी काम आता है कि हम कई सारी यहाँ से सर्किट शुरू करें, कई सारी लाइनें निकाल लें। तो हमने क्या काम करा, यहाँ से जो है ना, मान लो ये तो हमारा है फेस का तार, ये है न्यूट्रल का। फेस और न्यूट्रल के तार को आप जितने भी कनेक्शन करोगे सारे समांतर क्रम में करोगे। हमारे घर की जो फिटिंग होती है समांतर क्रम में होती है। देखो ये फेस का तार गया यहाँ और ये गया किसका, न्यूट्रल का। ये फेस का गया, ये न्यूट्रल का। इन हमने 3 बोर्ड बना रखे हैं, बिजली के बोर्ड हैं ये तीनों हमारे घर में, स्विच ऑन ऑफ करने वाले बोर्ड लगे होते हैं ना। ये तीनों बोर्ड जो है समांतर क्रम में अटैच हैं एक दूसरे से, ठीक है। 220 वोल्ट का विभवांतर है फेस और न्यूट्रल के बीच में। पर आपको एक हरे रंग का तार दिखाई दे रहा होगा, ये हरे रंग का तार जो हमने यहाँ से जोड़ रखा है, और इसका नाम होता है भू संपर्क तार या अर्थिंग वाला तार। ये जो बिजली की फिटिंग करने वाले लोग हैं ना, ये इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। घर में पूरी फिटिंग कर दी, अर्थ का तार लगाया नहीं है, जबकि अर्थ का तार बहुत ज़्यादा काम का है, बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है हमें बचाने के लिए और हमारे उपकरणों को बचाने के लिए। तो अर्थ का तार जरूर होना चाहिए हमारे घर की फिटिंग में। देखो आपने देखा होगा कि कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जिनमें 2 पिन प्लग होता है। जैसे आपका मोबाइल का चार्जर है, तो कुछ बच्चों का, ज़्यादातर बच्चों के मोबाइल का चार्जर तो ऐसा होगा उसमें 2 ही पिन होंगी, एक तो फेस और एक तो अर्थ, एक तो फेस एक तो न्यूट्रल, एक तो फेस एक तो न्यूट्रल, क्योंकि उसमें करंट लगने का खतरा नहीं है। जिन मशीनों को लोहे से बनाया जाता है या धातु से, उन मशीनों के जो प्लग होते हैं वे 3 पिन प्लग होते हैं। और 3 पिन प्लग इसलिए होते हैं, कभी कभी मशीन के अंदर, जैसे आपकी वॉशिंग मशीन है उसमें तो मेटल होगा, धातु होगी। जैसे आपकी प्रेस है, जितनी भी, जैसे आपका फ्रिज है, जितनी भी बड़ी बिजली से चलने वाली मशीनें होती हैं, जितनी भी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उनके साथ समस्या ये होती है कि उनकी बॉडी जो है मेटल की बनी हुई होती है, धातु की। और यदि कहीं अंदर बॉडी के अंदर यदि कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया तो क्या होता है कि मशीन की बॉडी में करंट आ जाता है। जैसे वॉशिंग मशीन में हम कपड़े धो रहे हैं, वॉशिंग मशीन में करंट आ गया तो कपड़े धोने वाले के करंट लगेगा। तो इसके बचाव के लिए क्या करते हैं कि जो उसमें 3 पिन प्लग होते हैं ना, 2 तो नीचे हैं, एक फेस और एक न्यूट्रल का, ऊपर वाला जो होता है ना
उसका कनेक्शन क्या होता है, मशीन की बॉडी से होता है। जैसे वॉशिंग मशीन की बॉडी लोहे की बनी हुई, तो उससे होगा उसका कनेक्शन। अब क्या होगा कि यदि कहीं मशीन के अंदर सर्किट में कुछ गड़बड़ी हुई और मशीन के अंदर करंट आ गया बॉडी में, तो वो करंट एक्स्ट्रा इस तीसरे पिन से कहाँ जाएगा, तीसरे पिन से, देखो ये होता है तीसरा पिन से कहाँ जाएगा, अर्थ में जाएगा, धरती में। तो इसलिए हमें अर्थिंग वाला तार हमारे घर में होना बहुत जरूरी होता है। स्क्रीनशॉट तो ले लिया था आपने। बस इसमें ध्यान रखने वाली यही बातें हैं जो मैंने आपको बताई। बाकी क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। एक चैप्टर हमारे पास बचा है पर्यावरण अध्ययन का, एनवायरमेंटल स्टडी का, उसे भी मैं अगले लेक्चर में आपको कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे चैप्टर वाइज। ठीक है बेटे, तो आज मुझे इतना ही पढ़ाना था। आज का टारगेट हमारा पूरा हुआ। अगला चैप्टर बहुत जल्दी आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। ठीक है, आप अपना रिवीजन करो, पढ़ाई करो, और बहुत जल्दी हम क्वेश्चन लेकर आएंगे, बहुत ही जल्दी, प्रीवियस ईयर के बोर्ड परीक्षा के प्रश्न, उसमें हर तरह के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यदि वास्तविकता में आज का लेक्चर आपके समझ में आया है तो वीडियो लेक्चर को लाइक जरूर कर देना। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ओके, बाय।